नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ में। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को कंबाइंड फॉर्म में एक ही लेक्चर में समराइज़ करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखे। तो अगर बात की जाए तो हड़प्पा की सभ्यता की जो खुदाई का काम हुआ वो सन 1921 में सर जॉन मार्शल के द्वारा शुरू किया गया। तो और जो पहली आपकी साइट मिली वो साइट आपकी थी हड़प्पा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम दूसरा अगर देखें तो उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो पहले उत्खनन करता थे वो थे आपके दयाराम साहनी। अगर हम लोग दूसरी साइट की बात करें तो वो सन आपकी 1922 ईस्वी में उसकी खुदाई हुई और वो साइट थी आपकी मोहनजोदाड़ो। जो आपकी मोहनजोदाड़ो थी उस साइट पे आपका क्या था, उसकी खुदाई जो थी आपकी राखल दास बनर्जी ने उस साइट की खुदाई की हुई थी। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 शहरों में से एक थे, ठीक है, जो सबसे अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उसके मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है, ठीक है। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, ठीक है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी के तट पर है, ये आपका रावी नदी के तट पर आपका है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम लोग हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई में आपको जो प्रमुख मिला, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के दाने, ठीक है। फिर एक धोती पहने हुए मानव की मूर्ति, यानी कि एक मानव मूर्ति मिली है जो धोती पहने हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एक विशाल अन्नागार मिला है। तो आपका क्या हो गया, अन्नागार हो गया। और अन्नागार के बाद आपका यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम लोग R37 कहते हैं। उसको जो कब्रिस्तान को नाम दिया गया वो R37 कहते हैं। कब्रिस्तान हर जगह से मिले लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है। और जो एक आवासीय संरचना मिली है तो 6 मकान एक क्रम में लगे हुए थे। तो ऐसे आपकी 2 संरचनाएं मिली हैं जहाँ पे 6 मकान आपके लगे हुए हो, ठीक है। इस तरीके से एक 6 का क्रम ये है और दूसरा 6 का क्रम कुछ इस तरीके से है। और ये सारे मकान क्या थे, आपके सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बने हुए थे और बसे हुए थे, ठीक है। तो ये मेन हाईलाइट थी आपकी हड़प्पा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो अब मोहनजोदाड़ो की जैसे हमने बात की कि ये सिंध प्रांत में है और इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने शुरू की, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अवशेषों की बात करें तो विशाल स्नानागार सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्नानागार कहाँ से मिला, तो वो आपको मिला है मोहनजोदाड़ो से, विशाल स्नानागार। यहाँ भी आपका विशाल अन्नागार मिला है। और जॉन मार्शल ने जो आपका स्नानागार है इसको आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी हुई है। तो ये आपका पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे जो अन्नागार मिला हुआ ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी आपकी क्या है, इमारत है, ठीक है। यहीं से आपको कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिली है, कांसे की एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति किसकी, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की है आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोथल। लोथल क्या था, आपका एक बंदरगाह था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये आपका क्या था,
बंदरगाह था जहाँ से आपके प्रमुख व्यापार यहाँ से होते थे। यहाँ से आपके नाव की संरचना के खिलौने मिले हैं, जहाज बनाने का सामान मिला है, क्योंकि ये आपका क्या समुद्र के किनारे है, इसलिए आपका क्या है यहाँ पे इन सब चीज़ों मिली है, क्योंकि ये बंदरगाह था। ठीक है क्या कहाँ पर ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर आपका ये है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। ठीक, और यहाँ पे आपका खुदाई में क्या पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा मिलता है, जिसे गोदीवाड़ा कहा गया है। एक पक्की ईंटों का बना हुआ तालाब जैसी आकृति मिली है, जिसे कहा क्या गया कि यहाँ पे गोदीवाड़ा उसे कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोदीवाड़ा आपको कहाँ से मिला, तो वो आप क्या कहेंगे, लोथल। और गोदीवाड़ा होता क्या है कि पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा, यानी जैसे आपका पक्की ईंटों से कोई तालाब बना दिया जाए या जलाशय बना दिया जाए, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, गोदीवाड़ा के नाम से यहाँ पर जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ पर है, गुजरात में। नदी कौन सी है, भोगवा नदी। ठीक है, ये आपका एक बंदरगाह है, यहाँ पर आपका गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब पक्की ईंटों से बना हुआ एक आकृति जो तालाब जैसी है। यहाँ पे नाव जैसी संरचनाएं मिली हैं, खिलौने मिले हैं, जहाज बनाने का सामान मिला है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ठीक है। और जो आपका लोथल है, यहाँ के जो मकान थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। बाकी हर जगह पे क्या थे, मकान आपके गलियों में खुलते थे। यहाँ पे जो लोथल की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या था, मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते थे। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए चलें। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। इसके साथ में इसकी खोज किसने की थी, 1953 में अमलानंद घोष ने यहाँ की खोज की थी। ठीक है, तो किसने खोज की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और ये कहाँ पे, गंगानगर जिले में सरस्वती नदी के तट पर है। जिला कौन सा है, गंगानगर जिला है, और सरस्वती नदी के किनारे मिला हुआ है। ठीक है, और फिर कालीबंगा की अगर जब खुदाई की हुई तो यहाँ पे आपको 7 हवन कुंड, यानी कि अग्निवेदिका, हवन कुंड को क्या कहते हैं हम लोग, अग्निवेदिका भी कहते हैं। 7 हवन कुंड मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और पक्की ईंटों से बना हुआ हल मिला है। पक्की ईंटों से, यानी कि पक्की ईंटों से, ईंटें नहीं कह सकते, पक्की मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। पक्की मिट्टी से बना हल मिला है। ठीक है, यानी कि हल की आकृति मिली है। ये क्या था, एक आपका खिलौना था, एक पक्की ईंटी से बना हुआ हल का खिलौना मिला हुआ है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है चमुंदड़ो। अगर कालीबंगा की बात की जाए, इसकी नगरीय व्यवस्था की बात की जाए, तो कालीबंगा में क्या था आपका, जैसे आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि 2 टोले आपके होते थे, यानी कि एक टीला आपका था पूर्वी टीला, एक था आपका पश्चिमी टीला, जिसे हम लोग दुर्ग टीला भी कहते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा में आपका क्या था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले की अलग अलग सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जो आपके घरों के आंगन थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, पक्की ईंटों के आंगन आपके थे यहाँ पे। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपकी ईंटों की अधिकता थी। ठीक है, फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा चन्हुदड़ो।
तो चन्हूदड़ों में बात करें, सबसे पहले नगरीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 टीले मिलते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चन्हूदड़ों में सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से, ये है कहाँ, तो इसकी खोज 1931 में हुई थी और M.G. मजूमदार ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। यानी मजूमदार जी ने 1931 में इसकी खोज की थी। ये कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ ये क्या था, आपका एक शहर था। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, तो यहाँ पे मनके का कारखाना मिला और आपका सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है जो आपके मेकअप में सामान यूज होता है, वो सामान आपका यहाँ पर मिला, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन। और मनके का यूज भी हम क्या करते थे, सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते थे, आभूषण बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों की बहुतायत थी, अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध थी। फिर आपका बनावली की खोज आपकी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में किसकी खोज की थी, बनावली की। ठीक है, और ये कहाँ है, अगर राज्य की बात की जाए तो ये हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार में ये आपका बसा हुआ है। ठीक है, हरियाणा के हिसार में बसा हुआ है। और यहाँ पर जो बनावली है आपका, यहाँ पर एक हल मिला है और जो कच्ची मिट्टी का है। ठीक है, यानी कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। ये इंपॉर्टेंट है आपका हुआ हल का खिलौना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ मिला है, बनावली में मिला है। और पक्की मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ मिला है, आपका कालीबंगा में मिला है। ठीक है, फिर आपका है आलमगीरपुर क्या है आपका, कि ये आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में पड़ता है और ये आपका हिंडन नदी के तट पर है। और अगर हिंडन की बात की जाए तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक पूर्वी बिंदु है। ठीक है, सभ्यता का अगर विस्तार की बात की जाए तो उसका ये आपका क्या है, ये पूर्वी बिंदु आपका है ये। फिर आपकी सुरकोटदा है, तो सुरकोटदा की खोज आपकी की थी जे.बी. जोशी ने की थी। और ठीक है, फिर क्या आपका आता है सुरकोटदा की खोज आपकी जोशी जी ने की थी, जे.वी. जोशी। और यहाँ पे आपको घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष क्या कह सकते हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से आपको मिले हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सुतका गंडोर। तो अगर सुतका गंडोर की बात की जाए तो सुतका गंडोर में आपका क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर बात की जाए तो 1927 में इसकी खोज हुई ऑर्ले स्टैंड के द्वारा। 1927 में खोज की गई। ये किसके किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है,
बलूचिस्तान में ये बसा हुआ है। ठीक है, और ये क्या आपका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है सभ्यता का। और यहाँ ये आपका क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था, ये आपका क्या था, एक बंदरगाह था। ठीक है, इसके बाद रोपड़ है। ठीक है, रोपड़ क्या था आपका 1953 में इसकी खोज हुई थी और आज़ादी के बाद की ये पहली साइट थी, आज़ादी के बाद की पहली साइट थी इस। और रोपड़ को वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है, ये हरियाणा में है। क्लियर है। और रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने, इसे खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ की लिपि के बारे में बात। ठीक है, तो अगर लिपि के बारे में बात करें तो यहाँ की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि जो भी आपको बातें कहनी होती तो वो चित्र बना करके अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो जो हमें छोटे बड़े अक्षर मिले यहाँ, अभी तक हमने 400 अक्षर, यहाँ में से हमने 400 प्रकार के अक्षर हमें मिल चुके हैं, लेकिन हम उनको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यहाँ की मोहर की बात करें या सील की बात करें तो यहाँ पर मोहरें और सीलों का प्रचलन था, और वो जो मोहरें थी वो आपकी सेल खड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, और खुदाई में अगर बात की जाए तो लगभग 2000 की संख्या में आपकी मोहरें यहाँ पर मिली हुई हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी, ये सेल खड़ी की बनी हुई थी और अधिकांश मोहरें आपकी आयताकार थी। ठीक है, और इन मोहरों पर आपके चित्र बने हुए थे। फिर इसके बाद अगर हम आर्थिक नजरिए पर डालें तो कृषि की बात करेंगे। आर्थिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका, कृषि। तो यहाँ पे लोग जो कृषि करते थे वो संगठित करके या मिलजुल कर क्या करते थे, आपकी कृषि करते थे। ठीक है, जिससे उपज ज़्यादा होती थी और जो अधिक उपज होती थी उसे हम लोग अन्नागार में क्या होता था, वो लोग अपना रख देते थे, जिससे भविष्य में वो लोग यूज कर सके। ठीक है, गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें थी। ठीक है, खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ। अब इन दोनों की बात करें तो पहले नंबर पे जौ था और दूसरे नंबर पे था आपका गेहूं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जौ की फसल थी, फिर गेहूं की फसल थी। अगर अन्य फसलों की बात की जाए तो कपास। ठीक है, कपास का यहाँ पर उत्पादन होता था जिससे आपके सूती कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो कपास भी बहुतायत मात्रा में आपका उत्पन्न होता था। और लोथल और रंगपुर। ठीक है, लोथल की बात करें और रंगपुर की बात करें तो वहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग चावल का भी उपयोग करते थे। ठीक है, अगर पशु की बात की जाए कि कौन कौन पशुओं से परिचित थे तो माना जाता है कि हाथी जो आपका था उसको ये लोग पालते थे, हाथी को ये लोग पालते थे। और जैसे आपका हाथी का एक पैमाना मिला, हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना मिले है, पैमाना को क्या कहते हैं, एक स्केल मिला हुआ है जो हाथी के दांत से बना हुआ था। ठीक है, वो कहाँ पे मिला है, लोथल से मिला। ये आपका हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से आपका मिला हुआ है। ठीक है, और कुबड़ वाला साड़। ठीक है, मोहरों पे कुबड़ वाले साड़ मिले हैं, तो कुबड़ वाले साड़ का चित्र आप मिले हैं। तो ये कुबड़ वाले साड़ का चित्र है आपका, ये आपका मोहरों पे मिला, तो माना जाता है कि ये आपका लोकप्रिय होगा। अगर उद्योग धंधे की बात की जाए, ठीक है, कि आर्थिक नजरिए की बात करें तो उद्योग धंधा आपका क्या है, बहुत महत्व रखता है। तो अगर हम लोग उद्योग धंधे की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मनके का कारखाना मिला है।
आयात निर्यात का काम होता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कांसे का प्रयोग यहीं पर किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग? कांसा। और कांसा कैसे बनता है? जब हम तांबा और टिन को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका कांसा बनके तैयार होता है। इसीलिए हम लोग इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं। और जो मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? तो लोथल और चनहूदड़ों से आपका क्या है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। किससे? लोथल से और चनहूदड़ों से। ठीक है, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार जो था आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से होता था। और मेसोपोटामिया में जहाँ पे आपका उर बंदरगाह है उसको प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और उर के लोगों का मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध था, ऐसा हमें सारगौन के अभिलेख में पता चलता है। तो सारगौन के अभिलेख से क्या पता चलता है कि उर के जो लोग थे वो मेलुहा से, यानी कि मेलुहा एक स्थान था, वहाँ से क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। और माना यह जाता था कि मेलुहा का अर्थ होगा आपका सिंध प्रांत या सिंधु प्रांत। ठीक है, या सिंधु प्रांत कह सकते हैं, सिंधु लोगों के साथ में। ठीक है, तो मेलुहा को सिंधु के लोगों से संबंधित किया गया और उनसे व्यापार के साक्ष्य मिले। इसका मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आपका अंतरराष्ट्रीय तौर पर व्यापार करते थे। ठीक है, आयात करने में क्या? सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, और टिन, इन सब का ये लोग आयात करते थे। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर का। तो जो कौन सी चीज़ कहाँ से आयात होती है ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए, राजनीतिक व्यवस्था की कोई खासा साक्ष्य हमको नहीं मिले यहाँ पे, कि ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे कि राजनीतिक संगठन होगा। लेकिन इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पे मिली है तो अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई राजनीतिक संगठन या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जो यहाँ की सत्ता को चलाती होगी, लोगों को देखती होगी। तो आपके मार्टिमर व्हीलर जी ने कहा है, तो मार्टिमर व्हीलर जी ने क्या कहा है कि मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन जिस पर धर्म का प्रभाव था, यानी मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन, यानी जनता के द्वारा शासन किया जाता था। और उसमें जो मेन क्या था, मध्यम वर्ग के लोगों का थोड़ा सा बोलबाला रहता था और यहाँ पे धर्म का प्रभाव होता होगा। मैके जी ने क्या कहा? मैके जी का कहना था कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई राजा होगा या कोई प्रतिनिधि होगा जो सारे के सारे राज्य को की कार्य प्रणाली को देखता होगा कि कौन सा काम कहाँ पर आपका होना है। पिघट महोदय ने क्या कहा कि यहाँ पे एक आपका सबसे उच्च वर्ग होगा जिसे पुरोहित का नाम दिया गया और पुरोहित वर्ग यहाँ के शासन को देखता होगा। और हंटर जी ने क्या कहा? हंटर जी ने कहा कि यहाँ पे जनतांत्रिक शासन होगा, यानी कि जनता का शासन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी विचारधारा बताई, लेकिन इस बारे में कहना बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक साक्ष्य हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जो थी हमने पूरा आपका समराइज करके रिव्यू कर एक लेक्चर में कर दिया, जो हमने डिटेल में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में देखा। अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर पतन की बात की जाए तो पतन की बात में भी मतभेद पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही विशाल था और इस क्षेत्र में कोई एक सी चीज क्या कर सकती है, पूरी की पूरी सभ्यता का अंत नहीं कर सकती है। ठीक है, तो लोगों ने अलग अलग माना। किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, किसी ने कहा कि आपके नदियों ने रास्ता बदल दिया, किसी ने कहा कि कोई महामारी आ गई होगी। तो सभी ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया। तो यही माना गया कि कोई एक जो आपका कारण है, पूरी भी जो आपकी घाटी की सभ्यता है उसको खत्म नहीं कर रहे होंगे। इसके अलग अलग क्षेत्र के पतन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग एक MCQ का वीडियो लाएंगे
जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वहाँ पे शामिल होंगे, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एसएससी में, यूपीएससी में, सीजीएल में, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में जो कहीं भी पूछा गया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। और इसका आपको एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जो एमसीक्यू टाइप में होगा। साथ में अगर आप लोग लेक्चर्स की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। और बात की लिंक की तो आपका t.me आगे होगा आपका /अभ्यास स्टूडियोज, t.me /अभ्यास स्टूडियोज, ये आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का चैनल है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो मॉर्निंग की वोकैब क्लास है और इवनिंग की हिस्ट्री क्लास है, दोनों के नोट्स आपको वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नोट्स आपको मिलेंगे वो टॉपिक वाइज मिलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब ये होगा कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आपको पूरा एक पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें आपके तीनों लेक्चर्स क्या होंगे, कवर अप होंगे। इसी तरीके से आगे हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, तो वैदिक सभ्यता का भी आपको एक पीडीएफ और साथ में इसकी एक क्वेश्चन सेट या प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, और उसी का आपको सोल्यूशन जो वीडियो फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करिए और फिर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको वहाँ पे वीडियोस देख करके आप लोग मैच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।